दोस्तों नमस्कार। पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास से संबंधित प्रश्नों का जो संकलन है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो परिचर्चा हो रही है उसके नए सत्र में आपका स्वागत है। अगर आधुनिक भारत की हम बात करें तो इस पर हमने 3 वीडियो बना दिया है ऑब्जेक्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव में 1885 से लेकर 1947 की जितनी भी घटनाएं हैं उसका पूरा सेशन हमने 7 वीडियो में बनाया है। उसको देख के जब आप ऑब्जेक्टिव क्लास पर परिचर्चा करेंगे, इसमें आप भाग लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और कंठस्थ भी हो जाएंगी। इसलिए जाके आप पहले 1885 से 1947 की जो डिस्क्रिप्टिव क्लास हमने अपलोड की है उसको देखिए। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ इसको क्रमशः आप देखते जाइए, जिससे आपको चीज़ें तैयार होती जाएंगी। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन हो जाएगा? बिजौलिया हो जाएगा। कौन सा? बिजौलिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो आप देखेंगे यूपी किसान सभा जो फरवरी 1918 में स्थापित थी उससे कौन कौन था? तो गौरी नारायण मिश्र थे, मदन मोहन मालवीय थे, और तीसरे व्यक्ति थे इंद्र नारायण द्विवेदी। ये 3 लोग इससे रिलेटेड थे। जवाहरलाल नेहरू इससे रिलेटेड नहीं थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है कौन संबद्ध नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू संबद्ध नहीं थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट एक स्वरूप था जो 1919 में। अब देखेंगे नाई धोबी बंद जो सामाजिक बाइकाट था, ये सामाजिक बाइकाट था, सामाजिक बहिष्कार था। तो कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अब इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व शुरू में तो झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह कर रहे थे। कौन कौन कर रहा था? झिंगुरी और दुर्गपाल कर रहे थे। लेकिन बाद में इसका नेतृत्व करने के लिए कौन आता है? बाद में इसका नेतृत्व करते हैं बाबा रामचंद्र। कौन करेंगे? बाबा रामचंद्र बाद में इसका नेतृत्व करते हैं। और जब इन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली तो उन्होंने न केवल इसे नेतृत्व दिया बल्कि इसे मजबूत एवं जुझारू भी बनाया। इन्हीं के प्रयासों से आप देखेंगे तो 1920 में प्रतापगढ़ में गठन होता है किसका? अवध किसान सभा का। किसका? अवध किसान सभा का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? प्रतापगढ़ में हुआ। कब हुआ? 1920 में। किसके प्रयासों से? तो बाबा रामचंद्र के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? बाबा रामचंद्र के प्रयासों से। तो ये सभी तथ्य आप याद रखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? नाई धोबी सामाजिक बाइकाट स्वरूप था जो 1919 में कहाँ हुआ था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में किया गया था। झिंगुरी सिंह दुर्गपाल सिंह ने शुरू में नेतृत्व दिया, बाद में बाबा रामचंद्र नेतृत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो प्रदेश कौन था? अवध, जो आज उत्तर प्रदेश है। इसका नाम, अच्छा ये क्षेत्र आप देखेंगे, अवध तो नहीं कह सकते, इस क्षेत्र को आप देखेंगे उस समय अंग्रेजों के समय अवध की एक प्रांत हो सकता था, आप जागीर कह सकते थे, जिसमें बेगम हजरत महल शासन करती थी यहाँ पे अवध में। इसमें आप देखेंगे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, ये सब एरिया, इधर आप बस्ती उस्ती वाला एरिया दे सकते हैं, इलाहाबाद, ये सब अवध के क्षेत्र में आते थे। तो वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो अवध था। और आप देखेंगे बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो प्रतापगढ़ में की थी। कहाँ पर की थी? प्रतापगढ़ में की थी। अब इस समय अवध कहाँ आ रहा है? तो यूपी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। अब ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है सभी, उनके प्रभाव क्षेत्रों को आपको बताना है।
तो आप देखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो कहाँ से हो जाएंगे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से थे। कहाँ से थे, ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और खुदाई खिदमतगार की बात आप करेंगे तो ये NWFP, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, जहां आप देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां सक्रिय थे उस क्षेत्र में है। और खुदाई खिदमतगार जो थी वो खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित संस्था भी थी। अगर स्वामी रामानंद की बात करें तो स्वामी रामानंद हैदराबाद से संबंधित थे। कहाँ थे, हैदराबाद से संबंधित थे। यहाँ इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था। और अब्दुल हमीद खां कहाँ से रिलेटेड हो जाएंगे, दक्षिणी असम से रिलेटेड हो जाएंगे। कहाँ से, दक्षिणी असम से। तो एक बार इनको मिला लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ से, बिहार से। खुदाई खिदमतगार कहाँ से, NWFP से। स्वामी रामानंद कहाँ से हो जाएंगे, हैदराबाद से। अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से। इस प्रकार अगला क्वेश्चन, इनमें से 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन से जुड़े थे। अब आप देखेंगे इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं ये क्या थे, ये किसान सभा से सक्रिय रूप से जुड़े थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। किसके, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अब आप देखेंगे वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना भी होती है, जिसका नाम बाद में बदल करके क्या कर दिया जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो सहजानंद हैं, सहजानंद क्या हैं, ये हैं सहजानंद जो हैं ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। बाद में आप देखेंगे तो 1936 में लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में एक संस्था की स्थापना होती है, उसका नाम क्या रहता है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। पहले इसका नाम रहेगा लखनऊ में जो किसान सभा स्थापित होती है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, लेकिन बाद में इसका नाम बदला जाता है और हो जाता है अखिल भारतीय किसान सभा। यही कांग्रेस से सभा हो जाती है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा का इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ही होंगे। स्वामी सहजानंद जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे वो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस प्रकार देखेंगे 1930 के दशक में कौन सक्रिय रहता है किसान आंदोलन में, स्वामी सहजानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो लगान का नगद में परिवर्तन। अब अवध का एका आंदोलन जो था ये 1921-22 में हुआ था और इसका नेतृत्व कौन किया था, तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। मदारी पासी ने, कौन, मदारी पासी ने। और किस एरिया में हो रहा था, तो अगर एरिया आप देखेंगे तो ये है हरदोई है, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, बहराइच, सीतापुर, ये सभी एरिया थे जहां पे ये आंदोलन चल रहा था। इसको नेतृत्व कौन दे रहा था, तो इसको नेतृत्व दे रहे थे मदारी पासी। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो आप देखेंगे उस समय जो राजस्व लिया जाता था वो लगान के रूप में लिया जाता था, मीन्स अन्न के रूप में लिया जाता था, और वो 50% से अधिक था। और इसके बाद जो लगान वसूल करते थे उनके जो चमचे होते थे वो भी वसूलते थे। इससे किसानों पे बहुत ज़्यादा भार पड़ जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि लगान को आप किसमें परिवर्तित कर दीजिए, नगद में परिवर्तित कर दीजिए। किसमें, नगद में। तो लगान का नगद में परिवर्तन के लिए ये चलाया जा रहा था। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, मैंने आपको ये बता दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी मैंने आपको बता दिया था अभी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, स्वामी सहजानंद। अच्छा, ये होता कहाँ है, तो 1936 में। कहाँ होता है, लखनऊ में। कहाँ होता है, लखनऊ में ये होता है।
तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था अभी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1936 में किया गया, लखनऊ में। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन? अभी मैंने बताया, लखनऊ, 1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, आप देख रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन से, क्योंकि स्वामी सहजानंद शुरू में आप देखेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के क्या थे? संस्थापक थे। अब अगला पीडीएफ देखते हैं। 1936 के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए बी सी होना चाहिए, यहाँ सी ऑप्शन होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936, देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ में हुआ। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सब चीजें मैंने आपको अभी बता दी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो आप देखेंगे 1950 में सहजानंद सरस्वती की मृत्यु होती है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले इन्होंने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस एक कांग्रेसी नेता ने अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? तो कौन भाग लेगा? जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बिहार के किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हैं? तो राजेंद्र प्रसाद इसमें से थे, बिहार के थे, और ये किसान आंदोलन से भी जुड़े थे। अब मिलाना है। अब बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे रिलेटेड है। ये होता है 1928 में। कहाँ होगा? गुजरात के बारदोली नामक स्थान पे। कौन नेतृत्व करता है? वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय एन.जी. रंगा करते हैं। ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के किसान नेता रहते हैं एन.जी. रंगा। इन्होंने भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना की थी। आप देखेंगे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध भी किया था। अब फिर बंगाल प्रजा पार्टी जो है कि कौन स्थापित करता है? ये फजलुल हक करता है। कौन? फजलुल हक। और बाकास्त संघर्ष से कौन? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो ये आप मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 में नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन देता है? महात्मा गांधी। अब इसको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं देती हैं। कौन? बारदोली की महिलाएं। लेकिन आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली में जो नेतृत्व कर रहे थे वो गांधी जी के कहने पर, इसलिए आप देखें तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी भी इन्हें क्या करते हैं? सरदार की उपाधि देते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तो तिभागा किसान आंदोलन जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके क्या कर दिया जाए? तिहाई कर दिया। बंगाल में जो तिभागा आंदोलन था उसमें जमींदार क्या करते थे? लगान के रूप में फसल का आधा पार्ट ले लेते थे, हाफ पार्ट। उसमें क्या कहा गया कि अब आपको 1/3 मिलना चाहिए, इसलिए आंदोलन चलाया गया था। 24वां है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस हुआ? अब देखिए हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली में कौन करता है? तो विनोबा भावे करते हैं। कौन करता है? विनोबा भावे करते हैं। कब होता है? 1951-52 में। कब होता है ये? 1951-52 में होता है।
आप इसको कह सकते हैं 18, अच्छा एग्जैक्ट डेट अगर देखें तो 18 अप्रैल 1951 को ये स्टार्ट होता है। 18 अप्रैल 1951 को कहाँ पे होगा? तो उस समय आंध्र प्रदेश था, लेकिन आज क्या है, ये तेलंगाना है। जो पोचमपल्ली एरिया है आज तेलंगाना एरिया में आ रहा था। उस समय पोचमपल्ली कहाँ आता था? आंध्र प्रदेश में। तो उस समय के हिसाब से देखें तो भूदान आंदोलन किस राज्य में स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश में 1951 में हुआ। कहाँ पे हुआ? पोचमपल्ली में। किसने स्टार्ट किया? विनोबा भावे ने। ये चीज़ें आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला पीडीएफ चलते हैं। अब देखिए, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा संबंध है? तो 25वां क्वेश्चन आप देखेंगे अगर, तो इसमें थोड़ा सा कट गया है। इसमें मैंने अभी आपको बताया था पोचमपल्ली है। जो तेलंगाना का एरिया कौन सा है? पोचमपल्ली। तो ये याद कर लीजिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उस समय आंध्र प्रदेश, आज के समय तेलंगाना। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 1951 में विनोबा भावे ने। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। अब देखिए, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो 1918 में आप देखेंगे सर्वप्रथम जो मजदूर संघ है वो मद्रास मजदूर संघ के रूप में, मद्रास मजदूर संघ के रूप में स्थापित हुआ था। किसने किया था स्थापित? तो वीपी वाडिया ने। प्रथम मजदूर संघ कौन था? मद्रास मजदूर संघ किसने स्थापित किया था? बीपी वाडिया ने। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? महात्मा गांधी करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में समर्थन में आंदोलन किया था। तो आप देखेंगे इन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, अब आप देखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप देखेंगे एन.एम. जोशी ने की थी। किसने की थी? एन.एम. जोशी ने की थी। अब ये स्थापना हुई क्यों थी? तो चूंकि 1919 में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है, इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? इसका है मुख्यालय हेग में, आप कह सकते हैं। ये आप, हाँ, हेग में कह सकते हैं। इसका मुख्यालय हेग में है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा इसमें भूल हो रही है। ये हेग में नहीं, ये जिनेवा में है। इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। हाँ, तो हम टॉपिक से थोड़ा सा इधर आ गए। आप देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसकी स्थापना हुई 31 अक्टूबर 1920 को। कौन करता है? एन.एम. जोशी करते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से। क्यों हुआ? क्योंकि 1919 में ILO की स्थापना हो गई थी, तो इसी के तर्ज पे यहाँ पे हुआ। अब इसी के बाद देखेंगे इसमें इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है लाला लाजपत राय को। किसको बनाया जाएगा? लाला लाजपत राय को। इसका उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया जाएगा। महामंत्री किसको बनाया जाएगा? महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया जाएगा। तो ये सभी चीजें आप याद कर लीजिए। अब अगला देखें, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस, अभी मैंने बता दिया कब स्थापना हुई? 31 अक्टूबर 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बंबई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लाला लाजपत राय। और स्थापना कौन करता है? एन.एम. जोशी। कौन करता है? एन.एम. जोशी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अच्छा देखेंगे, ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1929 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू करेंगे। कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसी समय आप देखेंगे तो 1929 में ही ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये विभाजित भी हो जाती है। इससे विभाजित होकर एक नई संस्था बनती है, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ITUF। कौन करता है? तो एन.एम. जोशी और बी.बी. गिरी
इन दोनों लोगों ने अलग होकर के, कौन कौन, एनएम जोशी और बीबी गिरी, इन दोनों ने अलग होकर के ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कौन सी संस्था स्थापित की, तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। लेकिन इसे पूछा क्या गया है, 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के नागपुर में संपन्न ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, मैंने बता दिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है, एम.एन. राय। कौन है, एम.एन. राय। अब देखते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब होती है, 1919 में। कौन करता है, लेनिन करता है। लेनिन के बुलावे पर ही एम.एन. राय कहाँ जाते हैं, मॉस्को जाते हैं, और मॉस्को जा करके किसमें भाग लेते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, और इसके सदस्य बन जाते हैं। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का नेतृत्व कौन करेगा, एम.एन. राय। लेनिन के बुलावे पर गए थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा क्यों फेमस था, तो आप देखेंगे साम्यवादी आंदोलन के लिए। चूंकि जिन लोगों ने यहाँ पे भारत में साम्यवादी सीपीआई की स्थापना की है, साम्यवादी दल की स्थापना की है, वो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए अंदर से षड्यंत्र कर रहे थे। इसलिए कानपुर के षड्यंत्र मुकदमे के नाम से उनके खिलाफ एक मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें उनकी गिरफ्तारियां की जाती हैं। तो किस लिए होती है, साम्यवादी आंदोलन के लिए। निम्नलिखित में किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट की सहानुभूतियां हुई, तो मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में होता है। ये भी क्यों था, ये भी साम्यवादी आंदोलन से रिलेटेड था। इसकी समस्त विश्व में चर्चा होती है और इस समय की महत्वपूर्ण हस्तियों ने इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की थी, सहानुभूतियां भी दी थी। तो मेरठ षड्यंत्र मैटर किससे रिलेटेड था, साम्यवादी आंदोलन से। ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रथम चरण क्या था, तो 1926 से 1939। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया, तो एम.एन. राय ने किया। किसने किया, एम.एन. राय ने। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठन या स्थापना कौन करता है, एम.एन. राय। अगला पीडीएफ देखते हैं, ये चौथा पीडीएफ। अब देखिए, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अब सौमेंद्र नाथ टैगोर जो पहले थे वो सीपीआई के सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। बाद में इससे टूटकर उन्होंने एक अलग दल की स्थापना कर दी। कौन थे, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो इस प्रकार क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना कौन करेगा, सौमेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, तो रोलेक्ट एक्ट क्या था, रोलेक्ट एक्ट सर्वप्रथम बनाया गया था सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में। सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में कि भारत में के क्रांतिकारियों में कहाँ तक क्रांतिकारी गतिविधियां आगे बढ़ रही है, इसकी जांच करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। तो सिडनी रोलेक्ट ने जिन कानूनों की संस्तुति दी थी उसी को हम रोलेक्ट एक्ट या क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या था, इसकी अवधि थी 3 साल। इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए कि वह संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके अधिकतम 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसमें क्या था, ना तो उसको कारण बताना है, ना तो उसको वकील दिया जाएगा, ना तो दलील की व्यवस्था थी। इसलिए इसे बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया, इसे काला कानून भी कहा गया। अब सार्वजनिक रोष इसी कारण से था कि इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। अगला क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट का प्रयोजन क्या था, तो भूमि सुधार नहीं था, ये राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। प्रथम विश्व युद्ध के समय आप देखेंगे तो रोलेक्ट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित होती है वो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो नियम लाती वही रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रोलेक्ट एक्ट कब लागू होता है, तो ये लागू हो जाता है मार्च 1919 में, मार्च 1919 में, और इसका विरोध भी होगा।
रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या है? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। ये सब मैंने अभी आपको बता दिया। रोलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? रोलेक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर था। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, सेडिशन कमेटी। रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। ये भी सही है। अब देखिए, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध रोलेक्ट एक्ट आया। ये गलत है, क्योंकि साइमन कमीशन आएगा 1928 में और रोलेक्ट एक्ट का विरोध कब हो रहा है? 1919 में। इस प्रकार तीन नहीं होगा तो डी गलत हो गया, बी गलत हो गया। इसमें सही कौन हो रहा है? ए और बी, मतलब कौन सा सही हो जाएगा? केवल बी। अगला क्वेश्चन, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन है? तो देखिए, चेम्सफोर्ड वायसराय रहता है, चेम्सफोर्ड। और भारत सचिव कौन रहता है? मॉन्टेग्यू। भारत सचिव मॉन्टेग्यू है और वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड है। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहेगा। रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब आप देखिए, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करता था? सीमित करता था। अगला देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में कांग्रेस गांधी जी का पहला शासक कदम क्या था? तो रोलेक्ट सत्याग्रह। अच्छा, इसके पहले आप देखें तो गांधी जी ने चंपारण, अहमदाबाद और आप कह सकते हैं खेड़ा, इन तीनों का नेतृत्व कर चुके थे इन आंदोलनों का। लेकिन अखिल भारतीय राजनीति में आप कह सकते हैं ये पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है रोलेक्ट एक्ट का। तो अखिल भारतीय में जो उनका पहला शासकीय कदम क्या हो जाएगा? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए आंदोलन का सुझाव किसने दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद जो थे, इन्होंने कर न देने, लगान न देने का सुझाव दिया था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। ये देखेंगे, जामा मस्जिद से भाषण भी देते हैं मुसलमानों के लिए। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रोलेक्ट एक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। इंग्लिश में क्या है? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद होती है? तो रोलेक्ट एक्ट का बनना। ये तुरंत पूर्व है, बाद नहीं है। अब देखिए, रोलेक्ट एक्ट आता है, इसी के विरोध में पंजाब के दो लोग सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू निकलते हैं। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आप देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं और उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। किसके द्वारा? तो उस समय के ब्रिगेडियर जनरल डायर के द्वारा। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो किसके विरोध में था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अगला देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? तो रोलेक्ट सत्याग्रह। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्यों? जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो अमृतसर में हुआ था। किस शहर में? अमृतसर में। कहाँ है? पंजाब में। पंजाब के अमृतसर में। इस समय देखेंगे अमृतसर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो माइकल ओ डायर है। कौन है? माइकल ओ डायर। जिसने गोली चलाई वो कौन है? जनरल डायर। कौन है? जनरल डायर। अगला क्वेश्चन क्या है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए। किसकी गिरफ्तारी? अभी मैंने बताया, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डी सही हो जाएगा।
अगला देखिए, जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले कौन थे? तो देखिए, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी क्या की थी? नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दी थी। और वायसराय की कार्यकारिणी में थे शंकरन नायर, उन्होंने भी अपने पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो शंकरन नायर ने क्या कर दिया था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुई अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? अभी मैंने बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। किसके विरोध प्रदर्शन में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? मैंने भी बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया? शंकरन नायर। ये भी मैंने अभी आपको बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से, फिर रिपीटेड है, शंकरन नायर। अगला क्वेश्चन कौन है? निम्न में किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्या सर की उपाधि त्याग दी गई थी? अब इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन कट गया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय लौटाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तत्काल कौन लौटाता है सर की उपाधि या नाइटहुड की? तो रविंद्रनाथ टैगोर लौटाते हैं। ये अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो ये असहयोग आंदोलन के समय लौटाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आपको, सत्यपाल और सैफुद्दीन को क्या होता है? इनको बंदी बनाया जाता है। इनको बंदी बनाए जाने के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, वहाँ नरसंहार होता है। तो पहले पे हो जाएगा 2 और दूसरे पे हो जाएंगे 1। और दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 2 1 3। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए सही हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हंटर आयोग की नियुक्ति होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हो जाता है, कांग्रेस सहित भारत के सभी लोगों ने विरोध किया, तो अंग्रेज सरकार ने इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की? हंटर कमेटी। कौन सी? हंटर कमेटी। इसमें 3 भारतीयों को भी सदस्य बनाया गया था, चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। 3 भारतीय भी इसमें थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जलियांवाला बाग से, जिसमें इसने गोलियां चलवाई थी। अब अगला पीडीएफ आपके सामने ये रहा। इसमें क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था और ब्रिगेडियर जनरल कौन था? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। आदेश अब ऊपर से कौन देता था? तो माइकल ओडायर। इसलिए माइकल ओडायर की 1940 में लंदन में हत्या की जाती है। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की हत्या कौन करेगा? उधम सिंह करेंगे। उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा? तो माइकल ओडायर को मारा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसको दिया गया था? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। अच्छा, कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी थी तहकीकात कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो कौन सी थी? वो तहकीकात कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? तहकीकात कमेटी थी। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन अब इसमें प्रारूप लिखने का कार्य कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका प्रारूप लिखने का कार्य किया था। अगला देखिए, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन रहता है? तो चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच रहेगा। अगला देखेंगे, किसने जलियांवाला बाग मांटेग्यू ने निवारक हत्या विशेषीकृत किसके लिए किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के लिए
जो मांटेंगू थे उन्होंने क्या कहा, कहा कि ये निवारक हत्या है। क्या कहा, निवारक हत्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंघ। तो ये रोलेक्ट एक्ट था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध किसने किया, सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू ने पंजाब में किया। पंजाब में इनकी गिरफ्तारी होती है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला में लोग इकट्ठा होते हैं बाग में और वहीं पे गोलियां चलाई जाती हैं जिसके द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। तो किसके विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। तो अली बंधुओं के नाम से दो व्यक्ति थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन होंगे। तो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, सही है। मुस्लिमों में सुधार करना, ये नहीं होगा। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी इनका नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, ये था। तो 1 और 4। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड कहाँ से बनता है। तो आप देखेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, टर्की ब्रिटेन के खिलाफ था। टर्की की पराजय हो जाती है तो ब्रिटेन ने क्या किया, टर्की को सबसे पहले विभाजित किया और वहाँ का जो शासक है वो पूरे इस्लामी जगत का खलीफा था। तो उसने खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ, भारतीय मुसलमान जो थे उसमें रोष की भावना उत्पन्न हुई। तो उन्होंने क्या किया, खलीफा को पुनः स्थापित करने के लिए और क्या करने के लिए, जो टर्की को विभाजित किया गया था उसको पुनः फिर आपसे क्या करेंगे, फिर से जोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। अब ये क्या था, इससे भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना भी आ जा रही है और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए भी आंदोलन चलाया जा रहा है। तो कौन इसका नेतृत्व कौन करता है, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 लोग हैं। वर्ष 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन चुना गया। तो आप देखेंगे तो सितंबर 1919 में खिलाफत की बैठक होती है। इसके बाद जब नवंबर 1919 में होगी तो इसमें जाएंगे गांधी, और गांधी जी जब जाते हैं तो वो इसमें खिलाफत को सहयोग प्रदान करते हैं, अपना समर्थन देते हैं, जिससे खिलाफत आंदोलनकारियों में एक जोश की भावना आती है। इसके बाद जब जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत की बैठक होगी, उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है कि खिलाफत को आप लीड करिए। गांधी जी को कहा जाता है खिलाफत को लीड करिए, ठीक है। और सितंबर 1919 वाला आप देखेंगे तो इसमें गांधी जी अध्यक्षता, नवंबर 1919 का जो अधिवेशन दिल्ली में होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, गांधी जी इसमें वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब जून 1920 में होता है तो जून 1920 में इलाहाबाद में जब इसका अधिवेशन होता है उसमें गांधी जी को खिलाफत को लीड करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए गांधी जी ने उत्साहित होकर के 1 अगस्त 1920 को आप देखिएगा असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, जबकि कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया था। कांग्रेस से समर्थन वो बाद में लेते हैं। केवल खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्होंने उत्तेजित होकर 1 अगस्त 1920 को पहले ही असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी। बाद में देखिए वो जा करके कांग्रेस के मंच से आप कह सकते हैं असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको पारित करा पाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। अब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को अब गांधी जी चाहते थे कि जो असहयोग आंदोलन चलाया है, रोलेक्ट एक्ट के विरोध जो हम विरोध करना चाहते हैं, उसमें मुसलमान भी भूमिका निभाएं। लेकिन मुसलमान इसलिए नहीं भूमिका निभा रहे थे कि जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ और भारत को आज़ाद कराना। मुसलमान सिर्फ अपने धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चला रहे थे, जिसका गांधी जी ने लाभ उठाना चाहा, लेकिन बाद में देखेंगे वो भारत को बहुत बड़ा उससे नुकसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था किसने, तो ये गांधी थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। किसने खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमानों की एकता को एक ऐसा रूप में देखा जो, अब ये गांधी जी ही थे, इसकी चर्चा हमने बार बार कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी, तो हाजी कुल मुल्क की पदवी कौन त्यागेगा,
ये था हकीम अजमल खां नाम का व्यक्ति, जिसे अंग्रेज सरकार ने हाजिक उल मुल्क की पदवी दी थी। इसने खिलाफत आंदोलन के समय हाजिक उल मुल्क की अपनी जो पदवी थी उसको त्याग दिया था। ये पीडीएफ समाप्त हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला पीडीएफ ये है। गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों कट्टरपंथ को बढ़ावा न दें? तो उस समय जो जिन्ना था वो राष्ट्रवादी माना जाता था। उसने सर्वप्रथम कहा कि ये जो आंदोलन खिलाफत हो रहा है ये धार्मिक कट्टरपंथ का आंदोलन है, इसका भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गांधी जी को उसने सलाह दिया था, आप कह सकते हैं चेतावनी भी दी थी और सावधान भी किया था कि इनके कट्टरपंथ को बढ़ावा मत दीजिए। लेकिन गांधी जी की एक अपनी राय थी, वो थोड़ा से आप कह सकते हैं मुसलमानों के पक्ष में उनका थोड़ा सा झुकाव भी था, आप कह सकते हैं। और जो कुछ भी रहा होगा, लेकिन उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ये करने से रोका था। कुल मिला के ये है। गांधी जी निम्नलिखित में किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन की भर्त्सना की थी? तो M.A. जिन्ना जो था उसने क्या की थी? भर्त्सना की थी। हिंदू मुस्लिम खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो अब इसमें सबसे अगर सटीक ऑप्शन आप देखेंगे तो हिंदुओं को दबाया गया, गलत है। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, भाषा की समझ सब, हिंदू मुस्लिम एकता में मतभेदों में कमी आई। अब इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहा नहीं। 1916 से 1922 तक इनके बीच मतैक का काल आप कह सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग फिर से अपने पुराने ढर्रे पे चली जाती है और इसके बीच में भी आप देखेंगे मोपला विद्रोह भी हो जाता है, जिसमें मुसलमानों द्वारा हिंदू जमींदारों को बड़े पैमाने पे पीटा जाता है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए। स्वामी श्रद्धानंद नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था? जामा मस्जिद से भाषण दिया था। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया? कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्यों? खलीफत की स्थापना के लिए। बिल्कुल, गांधी जी के प्रभाव में आके कांग्रेस ने भी कैलिफेट की स्थापना के लिए इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। खलीफा को हटाने के लिए गलत। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये भी सही है। जिन्ना को हाशिए पे लाने के लिए गलत। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्नांकित में किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं करता और गांधी जी को खिलाफत को असहयोग में मिलाने से रोकता है। और दूसरा आप कह सकते हैं मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने क्या कहा? इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला देखेंगे। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध, तो मैंने अभी बताया कि जून 1920 में जो इलाहाबाद में खिलाफत की सम्मेलन हुआ था खिलाफत का, उसमें गांधी जी को कहा गया कि आप खिलाफत को लीड करिए, तो इससे उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। इस मिसाल में हम हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ा नहीं पाए। यह कथन किसका है? तो यह एचिंसन का। किसके संदर्भ में कहा गया? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन। चूंकि खिलाफत ये प्योरली क्या था? ये मुसलमानों का आंदोलन था और असहयोग क्या था? ये पूरे भारत का था। लेकिन अब असहयोग में मुसलमान इसलिए भाग नहीं ले रहे थे कि उन्हें भारत को आज़ाद कराना है, बल्कि इसलिए उन्होंने सहयोग किया चूँकि खिलाफत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुसलमानों के कैलिफेट की स्थापना के लिए इसमें इनका सहयोग किया था। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की एक शाखा आप इसे कह सकते हैं। मोपला आंदोलन जो था इसमें हिंदू जमींदारों के खिलाफ वहाँ के जो किसान मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमला कर दिया और उनकी बड़े पैमाने पे पिटाई की थी। अब आप कह सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो ढोंग था उस समय इसी घटना के द्वारा आप कह सकते हैं ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आगे चलता रहा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का विभाजन आपको देखना पड़ा। तो इस प्रकार तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।